स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ने वाले हैं काल विभाजन और आदिकाल के नामकरण। इन दोनों ही चीज़ों को आज अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कारण ये है कि इसके पहले जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ थे और उनके जो ग्रंथकार थे उनके विषय में हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ लिया। अब उसके आगे का जो क्रम है उस क्रम के अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं कि वास्तव में हिंदी साहित्य में काल विभाजन परंपरा का सूत्रपात कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, किन लोगों ने काल विभाजन पे कोई भी प्रयास नहीं किया और किन लोगों ने काल विभाजन की नींव को स्थापित किया। आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य हम लोग देख रहे हैं। आज सबसे पहले देखेंगे काल विभाजन। क्या भैया? काल विभाजन। आपको पता है काल विभाजन प्रक्रिया का जो सूत्रपात किया गया वो सूत्रपात किया गया जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। किंतु जॉर्ज ग्रियर्सन के पहले के जो कवि थे उन लोगों ने काल विभाजन पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया। अर्थात अगर हम बात करें गारसादा तासी या शिव सिंह सेंगर की, तो गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया था। पॉइंट टू पॉइंट पर लिखते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट, गारसादा तासी गारसा द तासी व शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई भी प्रयास अपने इतिहास ग्रंथों में नहीं किया। अपने इतिहास ग्रंथों में नहीं किया। बात समझ में आया भैया? कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि गारसादा तासी, ये जो गारसादा तासी महोदय हैं, गारसादा तासी और ये जो शिव सिंह सेंगर हैं, इन दोनों ही लोगों ने अपने इतिहास ग्रंथ में, जो उनका अपना इतिहास ग्रंथ था, उस इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया। अर्थात इनके इतिहास ग्रंथ के भी नाम आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि गारसादा तासी का जो इतिहास ग्रंथ है उस इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार दाला लित्रेतुर एंदुए हिंदुस्तानी। ये जो पुस्तक रही, इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया क्योंकि यह वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ था। दूसरे नंबर पर इतिहास ग्रंथ जो आता है वो था शिव सिंह सरोज, और शिव सिंह सरोज में भी काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। जो तीसरी पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह पुस्तक जॉर्ज ग्रियर्सन की थी और जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने ही काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किया। लिख सकते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने
ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, देखिए कहीं कहीं पर लिखा है वर्नेक्यूलर, कहीं कहीं लिखा है वर्नाक्यूलर, नाम से परेशान मत होइएगा। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया। और यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किसने किया। तो काल विभाजन का सबसे पहले जो प्रयास किया वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। यह भी पूछा जा चुका है कि इसका विभाजन का जो कार्य हुआ वो सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया। तो उस पुस्तक का नाम था भैया द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यही वो पुस्तक है जिसमें सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया गया। हालांकि काल विभाजन के प्रयास के विषय में अगर हम समझें तो काल विभाजन का प्रयास ऐसा नहीं था कि केवल जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने ही किया, और लोगों ने भी किया। जैसे आप देख सकते हैं इसमें काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्रगुप्त, व मिस्र बंधुओं ने किया। किंतु इन सब में
इन सब में सबसे ज्यादा प्रामाणिक प्रामाणिक नहीं बल्कि भैया प्रामाणिक होता है। जब प्रमाण में एक प्रत्यय जुड़ता है तब प्रामाणिक बनता है। हम लोग अधिकांशतः भ्रमवश प्रामाणिक बोल भी देते हो, प्रामाणिक लिख भी देते। प्रामाणिक शब्द नहीं है, वो प्रामाणिक शब्द है। प्रमाण में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तब वो प्रामाणिक बन जाता है। जैसे समाज में एक प्रत्यय जुड़ता है तो सामाजिक बन जाता है, प्राथमिक में एक प्रत्यय जुड़ता है तो प्राथमिक बन जाता है। ठीक वैसे ही समाज जब प्रमाण में एक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बन जाता है? प्रामाणिक बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? जैसे विज्ञान में एक प्रत्यय जुड़ता है तो वैज्ञानिक बन जाता है। एक प्रत्यय का प्रभाव होता है कि उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रामाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन माना जाता है। काल विभाजन माना जाता है। बात समझ में आ गई भैया? कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से दो ऐसे इतिहासकार रहे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया, तो उन दो लोगों का नाम है गारसा दा तासी व शिव सिंह सेंगर। गारसा दा तासी व शिव सिंह सेंगर ने किसी भी इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया। फिर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम जो प्रयास किया उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी ही पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किया। बात समझ में आई? आगे समझते हैं। ऐसा नहीं कि काल विभाजन का प्रयास केवल जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया। काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किया, गणपत चंद्रगुप्त ने भी किया, व मिश्र बंधुओं ने भी किया। लेकिन इन सभी में जो सर्वाधिक प्रामाणिक काल विभाजन कहा जाता है, वो सर्वाधिक प्रामाणिक काल विभाजन एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और उतनी ही प्रामाणिकता को धारण कौन करता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। अर्थात इन दोनों ही लोगों के काल विभाजन तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्नों के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आप इसका भैया एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे की चीजें मैं आपको अगले क्रम में बताता हूं। किंतु ध्यान रहे, अगर यहां तक की बात में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी श्लेष मात्र का भी अगर संदेह मन में उत्पन्न होता है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं उसका प्रत्युत्तर या तो कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा या फिर मैं अगली आने वाली क्लास में आपको दूंगा। बात समझ में आ रही भैया? अगर थोड़ा सा भी कहीं पर संदेह हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में रखने से पीछे ना हटिएगा। ले लीजिए भैया इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट भी आपने? चलिए अब हम लोग इसके आगे की चीजों को समझते हैं। आगे की चीजों में अब हम लोग काल विभाजन देखेंगे। ठीक है, मैंने दो लोगों का काल विभाजन आपको प्रमुख रूप से बताया, तो दो तीन जो महत्वपूर्ण हैं उनका काल विभाजन हम लोग देखेंगे, क्योंकि वहीं से प्रश्न अधिकांशतः काल विभाजन से संदर्भित बनते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। किसका भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, क्योंकि काल विभाजनों की श्रेणी में सर्वाधिक प्रमाणिक जो काल विभाजन माना गया है वो किसका माना गया है? तो वो माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। किसका भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो आपको जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि भैया वास्तव में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने जो काल विभाजन किया उस काल विभाजन में आदिकाल को वीरगाथा काल कह दिया, और जब इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा तो वही सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया था। अर्थात इनके काल विभाजन में जो पहला काल है उसे हम कहते हैं वीरगाथा काल। क्या कहते हैं भैया? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। अच्छा, क्यों इसे विवादस्थ मुद्दा मान लिया गया? थोड़ा सा इस पे भी हम लोग प्रकाश डाल देते हैं, क्योंकि जब तक आपको सारे फैक्ट अच्छे से पता नहीं होंगे, सारे तथ्य आपको अच्छे से पता नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ सकती है, या आप लेख लिख रहे हैं इन विषयों पर तो आपको लेख लिखने में समस्या आ सकती है। देखिए, इसका कारण यह था कि वास्तव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन पुस्तकों का सहारा, जिन 12 पुस्तकों का सहारा देते हुए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, उन्हीं पुस्तकों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बता दिया कि इसमें से केवल पृथ्वीराज रासो को छोड़ करके शेष जो पुस्तकें हैं वो वीर रस प्रधान पुस्तकें ही नहीं हैं। अर्थात वीरगाथा काल कहने के लिए जिन पुस्तकों का सहारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिया था उन सभी पुस्तकों को मिथ्या और झूठा किसने बताया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया। उन्होंने ये कहा इन 12 पुस्तकों में, आगे पढ़ाऊंगा उनको 12 पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इन 12 पुस्तकों में केवल एक ही पुस्तक ऐसी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, वही जो है वीर रस प्रधान है, शेष वीर रस प्रधान रचना ही नहीं है। इसलिए इनका यह साक्ष्य भी गलत मान लिया गया। दूसरा जो इन्होंने काल विभाजन किया, पहला तो वीरगाथा काल, दूसरा था भक्ति काल। क्या भैया? भक्ति काल। तीसरा था रीतिकाल। रीतिकाल। और चौथा था गद्य काल। यही अधिकांश बच्चे गलती कर बैठते हैं, ये गद्य काल की जगह वो आधुनिक काल कर देते हैं। ध्यान रहे भैया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया था उसमें उन्होंने इसे आधुनिक काल की संज्ञा नहीं दी, वरन इसे संज्ञा क्या दी? गद्य काल की संज्ञा दी। ये उन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में वर्गीकृत किया है, तो 4 कालखंडों में किया। कितने? 4। कौन कौन सा है? तो उसमें पहला है वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है गद्य काल। इसकी जो समय सीमा, आप हिंदी साहित्य का इतिहास जब पुस्तक पढ़ेंगे तो उस पुस्तक में जितनी भी डेट, जितनी भी तिथि दी गई वो सारी की सारी तिथियां विक्रमी संवत में है। किसमें भैया? विक्रमी संवत में है। इसलिए यहां पर भी जो तिथि दी गई वो सब विक्रमी संवत की ही तिथि है। उन्होंने दिया 1050 से 1375, 1375, फिर 1375 से 1700, क्या भैया? 1375 से 1700, फिर 1700 से 1800, नहीं 1700 से 1800 नहीं, 1700 से 1900 भैया, 1700 से 1900, और 1900 से 1984, 1900 से भैया क्या होगा? 1984,
84। अच्छा, ये बात भी लोग ध्यान रखें, इसमें जो 84 तक का आंकड़ा दिया इन्होंने ही दिया है, शेष ने इसे 84 नहीं बल्कि अब तक मान लिया है। क्या मान लिया? अब तक मान लिया है। अच्छा, ये जो तिथियां हैं ये सब क्या है? विक्रमी संवत की हैं भैया। क्या? विक्रमी संवत। क्या भैया? विक्रमी संवत। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ईसवी और विक्रमी संवत का मामला है जो आपको हमेशा भ्रम उत्पन्न करेगा, इसलिए इसका भी एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए। वास्तव में किसी भी तिथि को, यानी किसी भी विक्रमी संवत तिथि को यदि आप ईसवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ईसवी में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए इसमें से 57 वर्ष घटा दिया जाता है। नोट में फैक्ट आप लिख लेंगे, यदि विक्रमी संवत की तिथि को ईसवी में बदलना हो, ईसवी में बदलना हो तो विक्रमी संवत की तिथि में से, तो विक्रमी संवत की तिथि में से कितना भैया? 57 वर्ष। 57 वर्ष मतलब 57, 57 वर्ष घटा दिया जाता है। वर्ष घटा दिया जाता है। घटा दिया जाता है। बात समझ में आई? यदि आप किसी भी विक्रमी संवत की तिथि को किस में बदलना चाहते हैं? ईसवी में बदलना चाहते हैं। ध्यान रहे, विक्रमी संवत की तिथि को आप बदलना किस में चाह रहे हैं? ईसवी में। तो उसके लिए करना क्या होता है कि आपको विक्रमी संवत की तिथि में से कितना वर्ष? 57 वर्ष घटा देना होता है। अर्थात यदि आप इसी तिथि को, अर्थात आप इसी को बदलना चाहते हैं, तो इसमें भी 57 वर्ष आप क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस। ठीक है, और तिथि सामने आपके आ जाएगी ईसवी की, और वही 57 वर्ष इसमें से भी आप घटा दीजिए, 57 वर्ष घटा दीजिए, तो यह भी क्या हो जाएगी? यह भी ईसवी में बदल जाएगी। ये डेटें अब क्या हो जाएंगी? ईसवी की डेट हो जाएगी, ईसवी, और ये भी क्या हो जाएगी? ईसवी। बात समझ में आ रही मेरी ना? आपको याद जो करना है वो विक्रमी संवत की तिथि ही याद करिएगा, लेकिन ईसवी में बदलने की बारी आएगी तो आप ऐसे बदल सकते हैं। चलिए भाई, अब ये 7 है, ये 5 है, इसमें से घटेगा तो 15, 7, ठीक है, 8, 7, 15, तो ये हो गया 8, और ये हो गया कितना? 6, 6 में से 5 गया, फिर 1 आ गया, ठीक, क्योंकि एक यहां से चला ही गया था, और यहां से 13 का 13, 1318, क्या हो गया? 1318। यहां देखें तो यहां पर 10, यहां पर हो गया 3, है ना, यहां पे 4 था, फिर यहां से चला आया, यहां पर 14 हो गया, और 14 में से 5 गया तो ये आ गया 9, क्या आ गया? 9, और ये भी 9, अर्थात 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक क्या चला था? वीर गाथा काल चला था। बात समझ में आ गई भैया? आपसे पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो 4 भागों में वर्गीकृत किया। कितने? 4 भागों में वर्गीकृत किया। पहला भाग वीरगाथा काल, दूसरा काल भक्ति काल, तीसरा काल रीतिकाल, चौथा काल गद्य काल। जो वीरगाथा काल था इसकी जो समय सीमा उन्होंने बताई वो 1350 विक्रमी संवत 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक बताया। उन्होंने भक्ति काल की जो समय सीमा बताई वो 1375 से 1700 विक्रमी संवत बताया, और रीतकाल की समय सीमा 1700 विक्रमी संवत से
1900 विक्रमी संवत बताया, और गद्य काल की समय सीमा 1900 विक्रमी संवत से 1984 तक का बताया, जिसमें ये 1984 वाला ये आंकड़ा कई बार पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल की समय सीमा क्या मानी है। तो गद्य काल की समय सीमा मानी है 1900 ईस्वी से 1900 विक्रमी संवत से लेकर के 1984 विक्रमी संवत तक। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, यदि विक्रमी संवत की किसी भी तिथि को आपको ईस्वी में बदलना हो तो सबसे पहले आपको विक्रमी संवत की तिथि में से 57 वर्ष घटा दिया जाता है। लेकिन अगर ईस्वी की डेट हो और उसे विक्रमी संवत में बदलना हो तो ठीक यही प्रक्रिया उल्टी कर देंगे। अर्थात यदि ईस्वी से ईस्वी की तिथि को आपको विक्रमी संवत में बदलना हो तो उसके लिए इसी ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ देंगे तो विक्रमी संवत की डेट प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आ गई भैया? यहां की बात अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप यह प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। संदेह की स्थिति में आप तुरंत उस प्रश्न को रखें, ठीक है। इसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अगले क्रम पे चलेंगे। चलिए अब हम लोग इसके आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन पढ़ेंगे। किसका भैया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। किसका? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। यहां तक की बात समझ में आ गई ना? कहीं पर संदेह की स्थिति होगी तुरंत पूछिएगा। आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, यह सुविधा आपको मिली हुई है। मैं उसका जवाब आपको या तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या फिर मैं अपनी क्लास में दे दूंगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सबसे पहले संधिकाल कहा, संधिकाल, संधिकाल के बाद में चारणकाल, चारणकाल, चारणकाल के बाद में भक्तिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल। क्या? रीतिकाल। और रीतिकाल के बाद में भैया आधुनिक काल कहा। क्या कहा? आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब इनकी जो तिथियां थी उन तिथियों में बस दो ही में परिवर्तन है। ये जो संधिकाल था ये 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत तक चला, और जो चारण काल था ये 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक चला। इतना ही तो अंतर है, बस इतना ही अंतर है। आपको समझना, याद करना बहुत आसान है, केवल दिमाग में सेट करो कि इसमें परिवर्तन हो क्या रहा है। ये मत घबराइए कि सर ये तो कई आप बता दे रहे हैं, याद कैसे होगा। कुछ नहीं, समझिए मेरी बात। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से वीरगाथा काल कहा, इसी वीरगाथा काल को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। उसको ही उन्होंने क्या कह दिया? संधिकाल और चारणकाल कह दिया, और दोनों की तिथियां अलग कर दी। लेकिन वो तिथियां जो थी वो उसी 1050 से 1375 के बीच वाला ही रहा, बस इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। वो जो 1050 से माने थे वो उसी को 750 से मान लिए। उन्होंने कहा कि जो संधिकाल था, संधिकाल चला 750 विक्रमी संवत से लेकर के 1000 विक्रमी संवत तक, और जो चारण काल था वो 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक चला, और शेष तिथि जैसी थी वैसे लिख दीजिए। भक्तिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी क्या कहा था? उन्होंने भी कहा था 1375 से
1700 कहा, यही ने कहा था। और उन्होंने रीतकाल को क्या कहा, 1700 से क्या कहा, 1900 तक कहा था, यही ने कहा था। और इसको उन्होंने 1900 से अब तक मान लिया, अब तक मान लिया। आसान हो गया ना। अब आपको यही मैं आपको बता रहा हूं भैया, दिमाग में सेट करो कि इन दोनों ही काल विभाजनों में परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन के नाम पर यही जो दो काल आप देख रहे हैं, इन्हीं दोनों कालों को, जो कि आप वीरगाथा काल पढ़ रहे थे, वीरगाथा काल, इसी वीरगाथा काल के दो हिस्से किसने माने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी माने, और इसका विभाजन उन्होंने कर दिया। ठीक है, ये सारी तिथियां भैया विक्रमी संवत की, आप भ्रम एकदम उत्पन्न नहीं करेंगे। ये भी विक्रमी संवत की तिथि है, यह भी विक्रमी संवत की तिथि है, विक्रमी संवत की तिथि है, और यह भी विक्रमी संवत की तिथि है, विक्रमी संवत की तिथि है। क्या आप यह बता सकते हो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के ग्रंथ का क्या नाम था? यह कमेंट बॉक्स में आपके लिए प्रश्न रहेगा। आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आपने इसके पहले वाली क्लास हिंदी साहित्य की देखी है तो इस प्रश्न का जवाब मुझे आपसे चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब देंगे। प्रश्न क्या है मेरा, ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। प्रश्न मेरा ये है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? क्या नाम है? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा तो मेरी पिछली वाली वीडियो आप अवश्य देखें और इसका जवाब मुझे दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, और यदि जवाब नहीं कमेंट बॉक्स में आपका आएगा तो अगले वाली वीडियो में ये जवाब मैं स्वयं दे दूंगा। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूं, मैंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया है, इतनी शिद्दत से मैंने आपको पढ़ाया है, और आपने भी उतनी ही मेहनत उतनी ही शिद्दत से पढ़ा होगा, ये मुझे खूब अच्छे से पता है। क्योंकि आपके कमेंट इस बात को बताते हैं कि जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आप मेरे लिए करते हैं। आज इस सफलता का जो मूल कारण है मैंने वो खूब अच्छे से समझा, आपका सहयोग रहा। आपने मेरे चैनल को जितना स्नेह दिया, जितना मेरे ऊपर आपने विश्वास किया, उस विश्वास का ही परिणाम ये सामने है कि आज मैं इस पायदान पर आके पहुंच चुका हूं। तो ये तो सत्य है कि आप मेरी बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके सपोर्ट की वजह से ही यह चैनल चल भी पा रहा है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्रज भी हैं। चलिए अब यहां पे एक बार फिर से चले आते हैं। आपसे कहा जाए कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने जो काल विभाजन किया वो कितने भागों में किया, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो काल विभाजन था वह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, अर्थात डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने काल विभाजन 5 भागों में किया, जिसमें पहला है संधिकाल, दूसरा है चारण काल, तीसरा है भक्तिकाल, चौथा है रीतिकाल और पांचवा है आधुनिक काल। इन्होंने संधिकाल की समय सीमा 750, ये 750 है भैया, 750 के बाद ध्यान में रखिएगा, ये 750, ठीक है, 750 से 1000 विक्रमी संवत तक की तिथि है। चारण काल की समय सीमा 1000 विक्रमी संवत से 1375 तक की है। ठीक है, भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 तक, 1700 विक्रमी संवत तक है। रीत काल की समय सीमा 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक का है, और आधुनिक काल की समय सीमा 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक की समय सीमा मानी गई है। बात समझ में आ गई? अब तक का समय, अब तक का समय, ठीक है, समझ में आ गया भैया? आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए अगले नंबर पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। किसका भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आगे हम लोग देखेंगे किसका भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। मैंने आपसे कहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की प्रक्रिया का सूत्रपात तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, किंतु काल विभाजन किनके प्रमाणिक माने गए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन सर्वाधिक प्रमाणिक माना गया है। तो अगले क्रम पे जो नाम है वो नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कौन भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, ठीक है। इन्होंने आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, दूसरे को उत्तर मध्यकाल, तीसरे को उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल तथा लास्ट वाले को आधुनिक काल कहा है। आधुनिक काल कहा है, ठीक है। यदि पूछा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो 4। पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल, ठीक है। इन्होंने इसकी जो समय सीमा बताई भैया वो ईस्वी में बताई है। किसमें? ईस्वी में बताई है। आदिकाल उन्होंने कहा है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, और ये 1400 ईस्वी से कितना? 1700। ये तिथियां किस में है भैया? ये समस्त तिथियां ईस्वी में हैं। किस में है? ईस्वी में। बात ध्यान में रखना, ये सब ईस्वी लिख देंगे आप। जैसे अभी इसके पहले आप क्या लिख रहे थे? विक्रमी संवत, वैसे यहां ईस्वी, यहां पर भी क्या करिए? ईस्वी कर दीजिए। और यहां क्या है? यहां है भैया 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी तक। ये बात ध्यान में रखनी है। और ये जो तिथि रही ये 1900 से अब तक का समय, अब तक का समय, अब तक का समय। बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कालों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो 4। पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। इसमें भ्रम नहीं है। ये मध्यकाल का मतलब हो गया, ये तो हो गया भक्तिकाल, और उत्तर यानी बाद वाला ये हो गया रीतिकाल, ठीक। पूर्व माने होता है पहले, पूर्व माने क्या होता है? पहले, और उत्तर का मतलब होता है बाद। अर्थात ये दोनों के दोनों मध्यकाल के ही हिस्से हैं। पहले वाला भक्तिकाल और बाद वाला रीतिकाल, और ये पहला आदिकाल और अंतिम वाला आधुनिक काल। समय सीमा तो और भी आसान है। 1000 से 1400, 1400 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। सारी डेटें किसमें है? ईस्वी में है। बात समझ में आ गई भैया? समझ में आ गई यहां तक की बात? चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं आदिकाल का नामकरण देखते हैं। क्या भैया? आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण, मिटाएं इसको भैया, ले ले स्क्रीनशॉट आपने। चलिए अब हम लोग देखते हैं नामकरण। वास्तव में
आदिकाल का नामकरण पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बहुत सारी वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं के अंतर्गत नामकरण पर आधारित प्रश्न बन रहे हैं। आपकी टेट की परीक्षा में ही प्रश्न कई बार बन चुका है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, या आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बन चुके हैं, इसलिए आपको आदिकाल का नामकरण जानना बहुत जरूरी है। आप हेडिंग डालेंगे आदिकाल का नामकरण। नामकरण एकदम धैर्यतापूर्वक आप चीजों को समझिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, समय लगेगा। जब कंटेंट आप अच्छा चाहते हैं तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा। और आप ऐसा नहीं है कि समय को अनर्गल बढ़ाए जा रहे हैं, समय को भी आप उपयुक्त जगह लगा रहे हैं, उचित जगह लगा रहे हैं, जो आपके जीवन के संवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए समय आपको देना पड़ेगा इस विषय वस्तु को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें पहला नामकरण है आदिकाल। क्या भैया? आदिकाल। आदिकाल के बाद में वीरगाथा काल। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल में मिलता जुलता ही है वीरगाथा युग। वीर गाथा युग, दोनों में फर्क क्या है? यहां पर काल है और यहां पर युग है, इतना ही अंतर है, ठीक है। आगे है वीरकाल। क्या भैया? वीरकाल, एकदम मिलता जुलता, देख रहे हैं ना, बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अगला है चारण काल। चारण काल, और इसी से मिलता जुलता अगला है संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल। देखिए, जितने भी भ्रामक विषय वस्तु हैं उन भ्रामक विषय वस्तुओं को हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं और प्रश्न वहीं से बनते जो भ्रामक होते हैं, जो मिलते जुलते होते हैं, जिसमें हमें संदेह उत्पन्न होता है, प्रश्न वहीं से परीक्षाओं में बनते हैं। इसलिए हम किसी भी फैक्ट को छोड़ेंगे नहीं, हम सबको खूब विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आदिकाल को आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि वीरगाथा काल किसने कहा, अब भी मैंने कुछ समय पहले पढ़ाया है, तो वीरगाथा काल किसने कहा भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक। देखिए, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किंतु वीरगाथा युग श्याम सुंदर दास। किसने कहा भैया? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने कहा, ठीक है। वहीं वीरगाथा काल जो कहे हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहे हैं। कौन कहे भैया? विश्वनाथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहे। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है।
और चारण काल किसने कहा? तो चारण काल कहे थे जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन भैया? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? चारण काल कहा। अब भी आपने नामकरण पढ़ा कि आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा? तो आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब भी जो मैंने नामकरण आपको पढ़ाया उस नामकरण के अंतर्गत मैंने आपको भैया इस बात को बता दिया कि वास्तव में आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे हैं। कौन कहे हैं? आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और इसी बात को खंडित करते हुए इसी आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। क्यों कहा? उन्होंने कहा कि वास्तव में आदिकाल को वीरगाथा काल इसलिए कहना चाहिए कि इस समय बहुत सारी रचनाएं ऐसी लिपिबद्ध हुई जो वीररस प्रधान थी। अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनों का खंडन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों का खंडन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और उन्होंने कहा कि आप जिन पुस्तकों का सहारा देते हुए इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आदिकाल को आदिकाल नहीं वरन वीरगाथा काल कहना चाहिए, उसमें से 12 पुस्तकों में केवल एक पुस्तक ही ऐसी है जिसमें वीररस प्रधान रचनाएं लिपिबद्ध हैं। शेष 11 की 11 पुस्तकें आपकी ऐसी हैं जो इसमें वीररस तो है ही नहीं। तो फिर मैं क्यों इस बात को स्वीकारूं कि आदिकाल को आदिकाल नहीं वरन वीरगाथा काल कहना चाहिए? आगे ध्यान देंगे कि बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा वीरगाथा युग। जब बात काल की आएगी तो काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जब युग की बात आएगी तो श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। अब बीच में इसमें भी गाथा जुड़ा है और इसमें भी गाथा जुड़ा है। जब डायरेक्ट ये वीर काल कह दिया जाए, क्या? वीर काल। तो वीर से देखिए, इसमें वीर से विश्व दिमाग में सेट करेंगे तो जब बीच में गाथा नहीं जुड़ा रहेगा, डायरेक्ट वीर काल लिखा रहेगा तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का माना जाएगा। ठीक है। चारण काल, केवल चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। किंतु संधियों में चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। बात समझ में आई? यदि आपसे पूछा जाए कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास। और आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। और संधि एवं चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आपसे फिर इसी प्रश्न को पलट के भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? तो आदिकाल कहा। और डॉक्टर राम कुमार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। श्याम सुंदर दास वीर गाथा युग। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल। और जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि एवं चारण काल कहे हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई भैया? आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों को हम आगे बताते हैं आपको। मिटाएं? चलिए, हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये 2 पे वेरी मोस्ट लगा दीजिए। 2 पूछे जाते परीक्षाओं में अक्सर। ठीक है, तो दोनों पे वेरी मोस्ट लगा देना, हम भूल गए। आगे प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल और अगला है आरंभिक काल। ये प्रारंभिक और आरंभिक में बड़ा भ्रम उत्पन्न होता भैया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एक कोड बना लेते हैं। देखिए,
कोड होगा प्रांगण। क्या? प्रांगण। प्रांगण दिमाग में सेट करना आप। प्रांगण, प्रांगण का मतलब हो गया प्रा से हो गया क्या भैया? प्रारंभिक काल। और गण इसमें जो दिया गया है, गण से हो जाए गणपति चंद्रगुप्त। क्या? गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, गण से कोड में क्या होगा? गणपति चंद्रगुप्त। तो प्रांगण दिमाग में याद करके रखना कि प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त। अब एक आरंभिक बचा, प्रारंभिक आरंभिक झंझट खत्म। आरंभिक काल ये किसका है? ये मिस्र बंधु का है। मिस्र बंधुओं ने इसे कहा। आपसे पूछा जाए कि आदि काल को प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने। और आरंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। अगला है सिद्ध सामंत काल, बहुत इंपॉर्टेंट। सिद्ध सामंत काल। और अगला है वीजवपन काल। वीजवपन काल, ये दोनों के दोनों ही महत्वपूर्ण भैया, दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही मोस्ट है, दोनों ही याद करके रखेंगे, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो सिद्ध सामंत काल कहे हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। और बीजवपन काल कहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भैया कि एक बार तो इतना ही पूछ लिया था कि वास्तव में द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो द्विवेदी युग का नामकरण भी किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही किया गया है। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर किया गया है। और द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम के आधार पर किया गया है। हालांकि आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं, प्रारंभिक काल मिस्र बंधु कहते हैं, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन कहते हैं, और बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। कौन कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अगला है पुरानी हिंदी काल। पुरानी हिंदी, यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि आदिकाल को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो आदिकाल को पुरानी हिंदी कहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन भैया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनकी एक रचना बहुत ही फेमस है, उसने कहा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इतनी प्रसिद्ध रचना है जो कई बार पूछी जाती है। कई बार तो ये पूछ लिया गया उसने कहा था पुस्तक कहानी के पात्र लहना सिंह, हजारा सिंह, सरदारनी, आबगर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना उसने कहा था नहीं पढ़ा होगा तो आप उसे जरूर पढ़िए। वो पंजाब परिक्षेत्र से जुड़ी हुई रचना है, उसमें बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाया गया है। और यदि आप सच में हृदयवान व्यक्ति हैं तो अंत तक आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। इस कहानी का नाम, अच्छा तो उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी कहानी का नाम उसने कहा था क्यों रखा था? तो उसका मैं कारण आपको बता दूं, क्योंकि वास्तव में उसमें जो नायिका होती है वो नायक से कही होती है कि तुम मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे पति के प्राणों की रक्षा करोगे। तो वो जो नायक होता है वो बेचारा स्वयं मर जाता, स्वयं गोलियां खा लेता है, किंतु नायिका के पति को जीवित उसके घर तक पहुंचाता है। और लोग उससे कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने केवल अंत में यही बात कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, अर्थात मेरी प्रियतमा ने मुझसे कहा था कि तुमको मेरे पति के प्राणों की रक्षा करनी है, इसलिए मैंने
उसके पति के प्राणों की रक्षा की। तो यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, हम चाहते हैं कि आप उस कहानी को जरूर पढ़ें। ठीक है, अगला है अंधकार काल। अंधकार काल, अंधकार काल किसने कहा भैया? तो अंधकार काल कहे हैं डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ, कमल कुल श्रेष्ठ, डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा मैं अपनी आने वाली अगली क्लास में करूंगा। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के पास में शेयर करेंगे, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।